नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मौलाना तौकीर का ऐलान है, योगी को पीएम बनाएंगे मुसलमान। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल अब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर बयान दिया है। मौलाना तौकीर ने सीएम योगी को लेकर कहा कि 2024 में बीजेपी का मुकाबला करना है, लेकिन मायावती चाहती हैं कि वो पीएम बन जाएं। समाजवादी वाले चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं। अगर सब अपने लिए काम करते रहेंगे तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। सबको मिलकर कुर्बानी देनी पड़ेगी, कांग्रेस को भी कुर्बानी देनी होगी। सबको मिलकर कोई एक साफ सुथरा चेहरा सामने लाना चाहिए, नहीं तो आने वाले वक्त में मुसलमान ने भी ये मन बना लिया कि अगला प्रधानमंत्री बीजेपी का ही बनेगा। हमारी तरफ से योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इतना ही नहीं, मौलाना ने विपक्ष से ममता बनर्जी को चेहरा बनाने की वकालत की है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें किसी तरह की सियासत नहीं होती है तो बेहतर नतीजे निकल सकते हैं, वरना बीजेपी का मुकाबला ना तो कांग्रेस कर पाएगी और ना ही कोई अन्य पार्टी। खैर, इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि मौलाना तौकीर ने इस तरह का बयान दिया क्यों? सीएम योगी को लेकर उन्होंने इस तरह का बयान क्यों दिया? सवाल यह भी है कि जब बीजेपी की ओर से अभी योगी को पीएम बनाने जैसी कोई बात ही नहीं है और माना जा रहा है कि अगला लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही होगा, तो फिर योगी और गडकरी का नाम मौलाना क्यों ले रहे हैं? आखिर वो क्या संदेश देना चाहते हैं? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि क्या कुछ उन्होंने कहा और इससे जुड़ी और अन्य दलों की क्या प्रतिक्रिया है, वो सुनेंगे। मायावती चाहती हैं वो प्रधानमंत्री बन जाए, समाजवादी वाले चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बन जाए। ये लोग अगर सब अपने लिए काम करते रहेंगे, कोई नहीं बनने वाला है। सबको मिलके, कांग्रेस वालों को भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। सबको मिलके किसी कोई एक साफ सुथरा चेहरा सामने लाना चाहिए, वरना आने वाले वक्त में मैं बताता हूं, मुसलमान ने भी ये मन बना लिया है कि अगला प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। नितिन गडकरी या योगी आदित्यनाथ हमारी तरफ से देश के अगले प्रधानमंत्री हैं। अगर इन्होंने कोई मजबूत गठबंधन नहीं बनाया, और मेरी राय यह है कि अगर ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाते हैं सब मिलके, और इसमें किसी किस्म की सियासत नहीं होती है, तो बेहतर नतीजा निकल सकता है। वरना भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ना कांग्रेस कर पा रही है, ना कोई और दल कर पा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि आज का मुस्लिम किसी के कहने पर वोट देता हो, अपने मत का प्रयोग करता हो। आज का मुस्लिम इतना प्रगतिशील हो चुका है, इतना शिक्षित हो चुका है, इतना जागरूक हो चुका है कि वो विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो बेरोजगारी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, महंगाई का हो, आर्थिक मुद्दा हो, इन मुद्दों के ऊपर वो मतदान करेगा। और 2024 के चुनाव में निश्चित रूप से मुस्लिम वर्ग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक ऐसी सरकार चुनेगा जो देश हित में काम करे। वो किसी के कहने पर तो निश्चित रूप से कोई सरकार नहीं चुनेगा। अगर मौलाना साहब ने अपनी बात कही है तो उनको बात करने का राइट है, उनको हक है अपनी बात कहने का और अपना पसंदीदा पीएम चुनने का। पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आज बेरोजगारी और देश में बेरोजगारी का दर बढ़ा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई उत्तर प्रदेश में और देश में रोक सकता है वो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि पीएम का रास्ता उत्तर प्रदेश होते हुए जाता है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दल और सबसे मजबूत दल विपक्ष का समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी उनको पीएम बनने से रोकेगी। ये मैं निश्चित रूप से सभी को खुले मंच से और एक मीडिया भाइयों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोक रही है आसानी। चलिए, तो तौकीर रजा के मन में क्या चल रहा है और जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसके क्या मायने हैं? ममता बनर्जी को चेहरा बनाने की वकालत क्यों हो रही है? क्यों योगी आदित्यनाथ का नाम एज ए पीएम आ रहा है, जबकि अभी कोई ऐसी चर्चा है नहीं? क्या है इन तमाम बातों के पीछे? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए।
समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मुनीर इद्रिसी हैं, मीडिया प्रभारी हैं आईएमसी के। मुनीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मुनीर जी आपसे ही करना चाहूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही। बिल्कुल। मुनीर जी, बहुत सीधा सा सवाल है कि तौकीर रजा के मन में क्या चल रहा है, या जो उन्होंने बोला उसके क्या मायने हैं? मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। देखिए, तौकीर रजा साहब ने जो कुछ कहा है वो हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो है व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे आदमी हो सकते हैं और देश उनका सम्मान करता है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नीतियों से जो है देश हमारा काफी पीछे चला गया। और इसको हम देख सकते हैं, आज महंगाई चरम पर है, पेट्रोल के दाम बढ़ते चला रहे हैं, डॉलर हमारा गिरता चला जा रहा है। तो कम से कम ये इस बात को तो हम कह सकते हैं कि ये उनकी नीतियों का ही नतीजा है जो आज हमारा देश जो है पीछे जा रहा है। तो इस संबंध में जो है हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब ने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी जो है व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे आदमी हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं, लेकिन चूंकि उनकी नीतियों से देश पिछड़ रहा है, देश पीछे जा रहा है, डॉलर गिर रहा है, कोई एक चीज ऐसी बताइए जिससे कि हमें लगे कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं आने वाले समय में या इस समय जो है उनको अगर थोड़ा सा विश्राम दिया जाए तो वो देश के हित में रहेगा। चलिए, योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों सामने आ रहा है? अभी तो ऐसी चर्चा नहीं है और आप भी जानते हैं कि आने वाले समय में जो इलेक्शन अभी है लोकसभा, वो भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। भारतीय जनता पार्टी किसके चेहरे पर चलती है ये उसका व्यक्तिगत मसला है, लेकिन डेमोक्रेसी है, अपनी बात रखने का हमें अधिकार है और मौलाना तौकीर रजा साहब ने अपनी बात रखी। जहां तक ये योगी आदित्यनाथ जी का उनका सवाल है कि उन्होंने मतलब उनका नाम क्यों लिया, तो योगी आदित्यनाथ जी जो है वो भी बीजेपी के हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की कुछ पॉलिसियां ऐसी हैं जिसने प्रदेश को ये दिखाया है कि उनका जो कार्यकाल है उससे सांप्रदायिक एकता कायम हो रही है। और अभी जैसे कांवड़ निकल रहे हैं, बहुत सुकून के साथ निकल रहे हैं। आगे मुहर्रम की पॉलिसी है, उससे उन्होंने बहुत सुकून के साथ बात की है और बाकी विकास की बात भी वो कर रहे हैं। तो कम से कम ये माना जा सकता है कि जो वो कह रहे हैं तो हम आशा कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं वो उस पर अमल करेंगे, कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी से तो हट के काम करेंगे। इसलिए ये रखा गया कि अगर बीजेपी से हो कोई नाम आता है तो योगी आदित्यनाथ जी मोदी जी से बेटर रहेंगे। ठीक है, चलिए, अभी तो हम सुनते आते थे मोदी योगी की जोड़ी और ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अब ठीक है, यहाँ तो प्लानिंग्स कुछ और हो रही है। विवेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात आई है आईएमसी की तरफ से, अभी मुनीर जी ने कही या मौलाना तौकीर रजा जी के मन में जो कुछ भी चल रहा था उन्होंने भी ये बात कही है, इसको किस तरह से लिया जाए? ये कितना संभव होता दिख रहा है, या आप इससे क्या मतलब समझते हैं? देखिए राखी जी, मौलाना तौकीर रजा का ये बयान अपने आप में शरारतपूर्ण है। नरेंद्र मोदी जी देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और आज उनकी लोकप्रियता चरम पे है। भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में दो चुनाव लड़कर के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ चुकी है। तीसरा चुनाव भी उनके नेतृत्व में होने जा रहा है। किसी के मन में भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता, किसी के मन में इस विषय पे कोई संशय नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अच्छे तरीके से प्रदेश चला रहे हैं। अगला चुनाव 2024 का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है। इसमें किसी तरह का शक शुबा नहीं होना चाहिए। और जो लोग देश में तमाम चीजों की दिक्कतों का हवाला दे रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विकास के पायदान पे और तमाम क्षेत्रों में नित नए आयाम गढ़े हैं। आज 24 देश भारत की मुद्रा में व्यापार करने के लिए रजामंद हो चुके हैं। तमाम चीजें हैं जिसकी कभी मैं तफसील से, आप समय दीजिएगा, तफसील से चर्चा होगी। जो विषय पे डिबेट आपने की है, जिन लोगों के द्वारा ये बयान दिए जा रहे हैं वो कोई ऐसे राजनीतिक लोग नहीं है कि जिन्हें देश की या प्रदेश की राजनीति का कोई बहुत सही आकलन हो। ठीक है। और जी,
चलिए। भारतीय जनता पार्टी अगला चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ने जा रही है, वो प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, चलिए विवेक जी वापस आती हूँ, कपिल जी का भी पक्ष आ जाए। कपिल जी, क्या हो रहा है? ये तो MY फैक्टर समाजवादी पार्टी के लिए काम करता था, इसमें से M तो मुझे कहीं और ही जाता दिख रहा है, और पता चल रहा है कि योगी जी मतलब उनको PM बनाने की तैयारियां हो रही हैं। ये तो अलग ही है, और बहुत अच्छे से मुनीर जी कह भी रहे हैं कि ये क्यों नहीं हो सकता, और इसमें कोई गलत भी नहीं है। नहीं, देखिए, तौकीर रजा साहब का अपना एक चश्मा है, और उन्होंने अपने चश्मे से एक बात की। देखिए, इस देश में चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी क्षेत्र और भाषाई लोग, उनका हम नहीं समझते कि कोई व्यक्ति ठेका ले सकता है। कोई ठेकेदार नहीं। और सारे लोग इस बात को जानते हैं कि उनके लिए क्या जरूरी है और देश के लिए क्या जरूरी है, क्योंकि लोगों से ही मिलकर के देश बनता है, और उसी नियत से देश चलना चाहिए जो संविधान के अंदर लिखा हुआ। हम तो एक बात कहते हैं कि भाई तौकीर रजा साहब ने जो बात कही, उनके मन में एक बात थी, उन्होंने एक बात को रखा, और ये बात ऐसे ही नहीं रखी गई। इसके पीछे उनका अपना भी एक सोच ये होगा कि माननीय मोदी जी ने इस बात को कहा था कि 70 साल के बाद के लोगों को हम टिकट नहीं देंगे, 70 साल के बाद के लोगों को हम मंत्रिमंडल में नहीं बैठाएंगे। लेकिन माननीय मोदी जी अब 70 के हो गए, और उसी के याद हो सकता है तौकीर रजा साहब दिला रहे हो कि भाई अब आप जाओ, अब कुछ नए लोग आएंगे नए समीकरण के साथ, और या विपक्ष आएगा एक नए समीकरण के साथ। बस उनकी पसंद ये है कि ममता बनर्जी जी के पीछे, दीदी के पीछे सारे लोग चले। तो देखिए, तौकीर रजा साहब जो बात कह रहे हैं, हम ये बात कहते हैं कि 2024 का इलेक्शन होगा, विपक्ष की जो जितनी पार्टियां हैं उसमें समाजवादी पार्टी भी एक पार्टी है। हम सारे लोगों के मिला करके जो लोग जीत करके आएंगे, और सरकार अगर बन रही होगी, तो उस समय नेता का चुनाव होता है। क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि आप पहले ही कोई चेहरा लेकर के आए, क्योंकि जब आप कोई चेहरा पहले लेकर के आते हैं तो बहुत सी फूट फूट सब राजनीति में हो जाती है। और तौकीर रजा साहब एक समझदार शख्सियत है, देश को भी समझने वाले व्यक्ति हैं, तो उनको इस बात को सोचना भी चाहिए। और दूसरा, आप खुद देख लीजिए, आपके सामने राखी जी उदाहरण है कि जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाए गए, उस समय इलेक्शन में कोई चेहरा नहीं था भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री के लिए। और आपको याद होना चाहिए कि उस समय जब बात चलती थी तो यही बात होती थी, या तो आडवाणी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उन्होंने ही बेसिकली आडवाणी जी की मेहनत से ही भारतीय जनता पार्टी आज इस जगह पे पहुंची है। और उन्होंने प्रधानमंत्री का जो पद था वो अपने मित्र, अपने गुरु अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने सौंपा था, और वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी थी वो आडवाणी जी, अटल जी और मुरली मनोहर जोशी, इन तीन के पीछे घूमती थी, और इसके साथ चलते थे राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज। तो जब अटल जी नहीं रह गए तो आडवाणी जी रहे, और फिर उसके साथ आपने देखा कि राजनाथ सिंह जी बहुत सीनियर लीडर, मैं समझता हूं कि मोदी जी से भी ज्यादा सीनियर, और साथ में सुषमा स्वराज जी, जिनको लोग जानते थे। मोदी जी को तो लोग एक CM के तौर पे जानते थे, कभी कोई सोचा भी नहीं था कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनाए जाएंगे और वो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। उनके रिजिम में 2 इलेक्शंस होंगे, वो दोनों बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये चीज किसी देश के लोगों ने नहीं सोचा था, लेकिन प्रधानमंत्री जब वो बने तो फिर आगे सारी चीजें हुई। ये बात अलग है कि जीत के लिए फैक्टर सिर्फ मुद्दे ही नहीं होते हैं, आस्था भी होती है, क्योंकि आस्था एक जो है नशे का काम करती है। और उसके बाद आदमी छद्म राष्ट्रवाद का तड़का लगा करके, छद्म धर्मवाद का तड़का लगा करके सारे मुद्दों को पीछे ढकेल करके, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो तमाम स्मार्ट सिटीज और उनके जो चीजें कहे थे कि 15 लाख करोड़ देंगे, बनारस को क्योटो बना देंगे, या 11 लाख करोड़ रुपए का जो NPA रहा और वो रेवड़ियां बांट दी अपने चंद चुनिंदा पूंजीपतियों में, और देश के अंदर सेना रखने का भी पैसा नहीं रह गया और अग्निवीर रखे जा रहे हैं 4 साल के लिए। तो ये आप सोचिए कि देश को कहां पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई है, इसलिए कि उन्होंने
जो तड़का नशा का लगाया है वो धर्म और छद्म राष्ट्रवाद का, जिसके पीछे छुप के वो माँ भारती के आंचल को ही तार तार कर रहे हैं और पूरी तार करने की कोशिश किए हैं। क्योंकि जनता के समय में एक अचानक एक उन्माद लेकर के खड़े हो जाते हैं और उस उन्माद के पीछे फिर ध्रुवीकरण होता है। हम समझते हैं कि जनता भी अब इसको समझने लगी है और आने वाले समय में माकूल जवाब भारतीय जनता पार्टी को देगी। ठीक है। और निश्चित रूप से एक व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता परिवर्तन होगा जिसमें विपक्ष एक सरकार बने। ठीक है, चलिए अब परिवर्तन, ये वही वाली बात हो गई ना, क्योंकि तौकीर रजा भी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी चाह रही है उनका पीएम बन जाए, मायावती चाह रही है वो पीएम बन जाए, सबकी ऐसी बातें आ रही हैं। खैर इन सब के बीच में ये बात बहुत हटके आई है, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव की बात यदि किसी ने सोची है या कही है या उनको लग रहा है तो इसके पीछे बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है मुनीर जी, ममता बनर्जी को भी चेहरा बनाने की वकालत है और विपक्ष में उनको रखने की बात है, कोई सियासत इस पर ना हो, वो कहाँ से इस बीच में, उनका क्या क्राइटेरिया? देखिए ममता जी जो हैं वो अपने प्रदेश से लेकर और पूरे देश की बहुत एक बड़ी नेता हैं और इसमें निर्विवाद रूप से ये देखिएगा कि अभी पिछला चुनाव जो था बीजेपी ने हर हथकंडा अपनाया वहां पर जीतने के लिए, लेकिन ममता जी की विकास की छवि थी या मतलब जनता के सुनने की जो छवि थी उसने उनका साथ दिया और उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ बल्कि और अच्छी मेजोरिटी के साथ में अपनी सरकार बनाई। तो ममता बनर्जी जी इस समय एक ऐसा चेहरा है जो मतलब देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए अच्छी उम्मीदवार हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने उनका नाम लिया, क्योंकि जैसे देखा जाए जैसे समाजवादी पार्टी है वो इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी दूसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन पिछले काफी समय से जो उसका आधार वोट था, बेस वोट था मुस्लिम और यादव, तो उसमें आप देखिए अभी पिछला चुनाव जो हुआ तो मुस्लिम जो थे उन्होंने अपना हक अदा किया और वन साइडेड पोलिंग उनको साथ में की, लेकिन उनका जो दूसरा अपना जो था यादव वोट, वो वोट जो है पूरी तरह से अगर माना जाए तो वो बीजेपी के तक डाइवर्ट हो चुका है। तो अब वहां पर रह जाता है मुस्लिम वोट। तो इतना बड़ा वोट देने के बाद में भी समाजवादी पार्टी ने जब कुछ ऐसे मुद्दे आए जहां पे उसको बोलना चाहिए था उसने अपनी खामोशी अख्तियार कर ली, इसलिए कि हमारा हिंदू वोट ना चला जाए। जबकि सच ये है कि एक यादव बिरादरी का एक अच्छा वोट समाजवादी पार्टी के साथ था, लेकिन समय के साथ वो भी चला गया। अब उनके साथ में सिर्फ एक मुसलमान वोट जो था वो खड़ा रहा और मुसलमानों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि दूसरी पार्टियां जो थी वो उनके जहन में, उसमें भी बीजेपी भी शामिल है, उनको लगा कि ये जो है ये वोट जो है समाजवादी पार्टी का हैगा। तो जो मुसलमानों के साथ में जो हमदर्दी होनी चाहिए थी, जब मुसलमानों को जो मुख्य धारा के साथ में जो लाभ होने चाहिए थे, उससे मुसलमान वंचित होता चला गया और दूसरी पार्टियों के निगाह में वो एक दुश्मन की हैसियत में आ गया। तो आज समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, उन सबके जहन में कहीं ना कहीं यह बात आ गई कि जो समाजवादी पार्टी है मुसलमान वोट उसका है। तो मुसलमान भी इस बात को समझ चुका है और बहुत से मुद्दे आए, जैसे आजम खान साहब हैं, ये अलग बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी और वो जेल से बाहर आ गए। उनको पे जब छोटे छोटे एलिगेशन लगाए गए, आरोप लगाए गए और समाजवादी पार्टी के मुख्य नेता थे वो, समाजवादी पार्टी को उनके लिए सड़कों पे आना चाहिए था, उतरना चाहिए था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि आजम खान साहब एक मुसलमान हैं, उनका नाम मुसलमान है, और समाजवादी पार्टी को लगा कि हम अगर इनके साथ खड़े हो जाएंगे तो हमारा हिंदू वोट ना चला जाए, तो उसके लिए जो है आजम खान साहब की वो मदद नहीं की गई। वो तो हम धन्यवाद करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उसने न्याय किया और आजम खान साहब बाहर आ गए। ऐसे ही बहुत से मुद्दे हैं जो जिस पर जैसे कि लिंचिंग हो रही थी जगह जगह पर, उस समय भी समाजवादी पार्टी ने खामोशी अख्तियार कर ली, या बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है जहां पर मुसलमानों के साथ में कोई नाइंसाफी हो रही है तो समाजवादी पार्टी ने वहां भी खामोशी अख्तियार कर ली। तो समाजवादी पार्टी आज जिस स्टेज पर खड़ी है उसने तो ये कर रखा है कि उसको वोट तो चाहिए है मुसलमानों का, लेकिन मुसलमानों के साथ में उसके पास में हमदर्दी नाम की कोई चीज नहीं रही। तो अब ऐसे में जो है ममता बनर्जी जी जो है वो इस तरह का चेहरा है जो वोट के लिए नहीं विकास के लिए काम करती रही हैं और विकास के लिए उन्होंने काम किया है। तो एक सुझाव है इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा साहब का कि अगर वो विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकती हैं तो शायद एक अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा और भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला अच्छी तरह से किया जा सकता है और वो देश की प्रधानमंत्री बन सकती है। ठीक है, मतलब दो नाम आते हैं, ममता बनर्जी हो गई, योगी आदित्यनाथ हो गए यहाँ से, यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी विपक्ष के लिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के हम समर्थक नहीं है, उनसे हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती।
हम योगी आदित्यनाथ जी के समर्थक नहीं हैं, हमारी विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती। लेकिन अगर जब विपक्ष मजबूत होकर नहीं लड़ेगा तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी फिर जीत जाएगी। जब भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी और उसके बाद में जो है प्रधानमंत्री पद का चुनाव भी होगा, तो उस समय के लिए जो है मौलाना तोक़ीर साहब का सुझाव है कि अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी से कहीं अच्छा बेहतर साबित होंगे। ये सुझाव है, मतलब हमारी ये इच्छा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। चलिए, इच्छा भी नहीं है, बात भी सामने आ रही है, खुल के कह भी रहे हैं और फिर कह भी रहे हैं कि नहीं हम इनके समर्थक भी नहीं हैं। खैर ठीक है, चलिए आपकी बात को मैं बहुत अच्छे से समझी हूँ। कपीश जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये जो मैसेज अभी मुनीर जी दे रहे थे, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि कोशिश कर लीजिए कि आप ही की सरकार कभी बन जाए आने वाले समय में तो ठीक ठाक हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको पता ही है 2 कैंडिडेट के नाम वो बता चुके हैं। नहीं, उनको मुबारक हो उनकी सोच। सबसे पहली चीज तो ये कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के नागरिकों की पार्टी है, इस देश के नागरिकों की पार्टी है। हम किसी भी धर्म जाति पर काम नहीं करते, हम मुद्दों के आधार पर, समाजवाद के आधार पर सबके बीच में एक न्याय की बात करते हैं। उन्होंने किस चश्मे से देखा, ये उनका चश्मा है, क्योंकि तौकीर रजा साहब ने बीच में अभी जब इलेक्शन था तो उन्होंने तो कांग्रेस को मदद करी थी और कांग्रेस के लिए खुल करके बात कही, और आज जो है वो ममता बनर्जी साहब के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, समाजवादी पार्टी वेलकम करती है। ममता बनर्जी जी हमारी भी नेता, कोई ऐसी बात नहीं। हम लोग तो एक ही साथ उठते बैठते। हमको उन्होंने पश्चिम बंगाल में हमने उनको समर्थन दिया, उन्होंने हमारे को उत्तर प्रदेश में समर्थन दिया था। इसमें कितनी खुशी की बात होगी, कोई भी बने। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए तौकीर रजा साहब क्योंकि जो है वो सामाजिक संगठन एक तरीके से चलाते हैं या धार्मिक संगठन चलाते हैं, उनको अभी राजनीतिक परख में हम समझते हैं कि अभी थोड़ा और इत्मीनान करना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आप अगर विपक्ष की एकता बनाना चाहते हैं तो इस बात को भी तो आपको देखना पड़ेगा ना कि क्या कांग्रेस को एकदम अलग विपक्ष से हटा करके आप कैसे ला सकते हैं। क्योंकि थर्ड फ्रंट की सरकार अगर आप बनवाना चाहते हो तो फिर आप कहिए कि तीसरा मोर्चा बनाओ सब जन, तो आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस पूरे देश के अंदर एक बड़ी पार्टी है, 2 राष्ट्रीय पार्टियां बड़ी हैं, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, आज भी कांग्रेस की जड़ें हर प्रदेश के अंदर में है और बहुत सी जगहों पर उसकी अपनी सरकारें हैं। गलत ढंग से उसकी सरकारें गिराई गई हैं, ये भी जनता के सामने में है, पब्लिक डोमेन में है। तो क्या ममता बनर्जी जी का नाम कांग्रेस को स्वीकार्य होगा, ये वक्त और काल और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि विपक्ष को कोई चेहरा नहीं देना चाहिए, बल्कि मुद्दों के आधार पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के चुनाव लड़ना चाहिए, और उसके बाद जीतने के बाद जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो निर्धारित कर लेंगे कि उनमें के बीच में से कौन प्रधानमंत्री होगा कौन नहीं होगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि जब देश में सरकार बनाने की नौबत आएगी तो विपक्ष का ही कोई नेता को समर्थन समाजवादी पार्टी करेगी या विपक्ष मिल करके समाजवादी पार्टी के नेता को समर्थन करेगी। लेकिन हम कहीं भी अपनी अभिमान की लड़ाई इसके अंदर नहीं बनाने वाले हैं। बिल्कुल हम देश की राजनीति में पूरा योगदान करेंगे और जिस पर भी सर्वसम्मति से नाम आएगा हम भी उसका समर्थन करेंगे। अब मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का विकल्प ऐसा नहीं है कि देश के अंदर नहीं। आपको याद होना चाहिए जब इंडिया शाइनिंग हो रही थी उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था कि एक कांग्रेस की वेव चल जाएगी अचानक और कांग्रेस जो है वो यूपीए की सरकार बना लेगी, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, क्योंकि उस समय भी कोई चेहरा उनके सामने नहीं था। लोग तो सोनिया गांधी जी के लिए आत्महत्या करने के लिए तैयार थे, आग लगा लेने के लिए तैयार थे, लेकिन सोनिया जी ने मनमोहन सिंह का एक चेहरा लेकर के आई। यूपीए की पहली सरकार अच्छी चली जिसके वजह से सेकंड सरकार आई, उसमें जो आरोप घोटालों के लगे उसको जिस तरीके से एजेंडा पर ला करके भारतीय जनता पार्टी में यद्यपि वो साबित नहीं हुए और उसके बाद देश की लगाम अपनी पकड़ी और 10 की जीडीपी को ले जाके -23 में बदल दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो एक तरीके से देश के लिए आत्महत्या का सबब बनी है। और हकीकत यही है कि आप देख लीजिए शिक्षित बेरोजगारों ने एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि किसानों से भी ज्यादा अपनी आत्महत्याएं की हैं। तो इस बात को हम कह रहे हैं कि देखिए मुद्दों को आधार बनाइए, नेता और नियत और नीति ये सब अपने समय पर आ जाती है।
अगर मुद्दों के आधार पर बिना किसी जाति धर्म के विभेद के अगर हम बात करें, इस राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बने, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। और हम समझते हैं कि भारतीय राजनीति दो धुरी पे सदैव होना चाहिए, चाहे वो धुरी सत्ता पक्ष की होती है और विपक्ष की होती है। और आप देखिए कि एक समय था कि सारे दल मिलकर के कांग्रेस का अपोज करते थे, आज सारे दल मिलकर के भाजपा का अपोज कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनको लगा था कि कांग्रेस की नीतियां देश के लिए अच्छी नहीं है, और जब उनको बदल के भाजपा आ गई तो अब सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि सब लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी दे मारी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसको परिवर्तन के लिए बनाया गया, उसने देश को इसका सत्यानाश कर दिया, चाहे मजहबी आधार पे, चाहे जातीय आधार पे, चाहे मंदी के दौर में ले जा करके या महंगाई के दौर में ले जाके, बेरोजगारी के दौर में ले जा करके। और देश के अंदर सेना का जिस तरीके से अपमान इस समय चल रहा है वो पूछने लायक नहीं है कि बताइए हमारा सेना का जवान जो है शहादत देगा लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी, ठीक है, उसको तमाम सुविधाएं नहीं मिलेंगी, इसके देश के पास पैसा नहीं है लेकिन 11 लाख करोड़ रुपए अपने चंद पूंजीपति मित्रों के लिए राइट ऑफ करने के लिए मोदी जी के पास कपिल जी, पैसे मैं हैं। बीच में तो जब रोकूंगी। इतने सारे ठीक है। मुद्दे हैं तो हम समझते हैं तौकीर रजा साहब को विपक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए और विपक्ष में आपसी तोड़फोड़ की कोशिश नहीं करनी। ठीक है विवेक जी, इन सब के बीच में एक ही बात है कि आखिरकार ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्या सोचना चाहिए, क्या मंथन करना चाहिए, इन सब बातों को किस तरह की यूपी की सियासत में लिया जाए? ये काजी जी क्यों दुबले शहर के अंदेशे से। नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय नेता हैं, उनके नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है, पार्टी भी अच्छे तरीके से काम कर रही है और सारे मुख्यमंत्री भी उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और काम हो रहा है। ऐसे में इस तरह की चर्चा का ना तो कोई औचित्य ना कोई समय है। हो सकता है कि ममता जी के भ्रष्टाचार में तौकीर रजा जी को अपने लिए अवसर दिखाई देता हो। जिस तरह से ममता सरकार के मंत्री के यहाँ से करोड़ों करोड़ों बरामद हो रहे हैं, क्या इसी तरह का भ्रष्टाचार तौकीर रजा जी देश में देखना चाहते हैं? ये सब तमाम चीजें हैं। क्या चीज तौकीर रजा जी को प्रभावित कर गई, क्यों उन्होंने इसमें इस तरह का बयान दे दिया, ये सब बहुत इसको विचार करने वाले विषय है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निश्चित रहिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करेगी। इसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं होनी चाहिए। जो लोग इसमें अपने लिए अवसर ढूंढ रहे हैं कदाचित ममता जी के भ्रष्टाचार से प्रभावित है। ठीक है, चलिए समय की सीमा है। अब सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, ये जो चर्चा चली है तो मौलाना का बयान, सियासत चढ़ी परवान, ये है योगी को पीएम बनाएंगे मुसलमान, ऐसी बात आ रही है। बहुत सारे पॉइंट इस चर्चा में निकले हैं। देखिए, राजनीति है, सियासत है, कुछ भी आता है और कुछ भी अचानक से बदल भी जाता है। फिलहाल तो ऐसा कोई नाम या ऐसी कोई चीज़ सियासत और राजनीति में नहीं दिख रही, लेकिन यदि ये जो बात आई है वो कहा जा रहा है कि उन्होंने ऐसे ही कह दिया है सिर्फ एक मैसेज के तौर पर कि विपक्ष मजबूती से अपना काम करे, नहीं तो आने वाले समय में इलेक्शन होंगे तो फिर किस तरह से दो कैंडिडेट सामने हो सकते हैं, देखेंगे आने वाले इलेक्शन में। फिलहाल तो लोकसभा कैसे और किसके नेतृत्व में होगा वो पिक्चर तो पूरी साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।